हेलो दोस्तों, वेलकम इन टारगेट टीचिंग स्कूल। तो ये पैडागोजी ऑफ मैथ्स के लिए क्लास है आपकी सेकेंड सेमेस्टर के लिए। तो इससे पहले हमारी 2 क्लास और हो चुकी हैं चैप्टर 1 एंड 2 की, ठीक है। तो इसमें ऑब्जेक्टिव मोड होता है आपके एग्ज़ाम का, तो तीसरा चैप्टर है आपका, ठीक है। उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग। तो देखते हैं कैसे क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, तो आपका चैप्टर क्या है, गणित शिक्षण से जुड़े प्रमुख उद्देश्य और प्राप्य उद्देश्य, इनसे जुड़ा है। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है, उद्देश्य जो होते हैं, उद्देश्यों का क्षेत्र होता है, कैसा होता है उद्देश्यों का क्षेत्र। जो उद्देश्यों का क्षेत्र होता है वो व्यापक मतलब एक तरीके से देखा जाए तो एक बड़ा क्षेत्र है ना, तो व्यापक हो जाता है, ठीक है। ये हो जाएगा पहला। चलिए सेकंड क्या है, तो सेकंड दूसरा क्वेश्चन है कि जो प्राप्य उद्देश्य होते हैं उनका क्षेत्र कैसा होता है। तो प्राप्य उद्देश्य का क्षेत्र व्यापक नहीं होता है, व्यापक तो उद्देश्य का हो गया, असीमित संकुचित। तो जो प्राप्य उद्देश्य होते हैं उनका क्षेत्र होता है आपका संकुचित होता है, ठीक है। कि यहाँ तक वैलिड है, इतना है, ठीक है। तो उसकी एक संकुचित वो होता है, ठीक है। तो प्राप्य उद्देश्य कैसे होंगे आपका, संकुचित होगा, और उद्देश्य कैसे होंगे, व्यापक होंगे। व्यापक मतलब बड़े हो जाएंगे, संकुचित मतलब एक स्थान तक ही आपको रहना है, जैसे एक आपको फिक्स पोजीशन बोल दी जाती है कि इससे बाहर नहीं जाना है ना। तो एक संकुचित है प्राप्य उद्देश्य का क्षेत्र। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है कि प्राप्य उद्देश्यों की जिम्मेदारी प्रायः किसकी होती है। जो प्राप्य उद्देश्य होते हैं इसकी जिम्मेदारी जो होती है वो होती है शिक्षक की, ठीक है। शिक्षक की जिम्मेदारी होती है प्राप्य उद्देश्य की। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा 4 नंबर है, किसका प्रयोग मुख्यतः मनोविज्ञान में होता है। मनोविज्ञान जो होती है उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं, तो मनोविज्ञान जो होती है उसमें प्राप्य उद्देश्यों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो मनोविज्ञान किससे जुड़ा है, प्राप्य उद्देश्यों से जुड़ा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो 5वां नंबर क्या है कि उद्देश्य के स्रोत हैं, उद्देश्य के जो स्रोत होते हैं वो क्या क्या है। उद्देश्य के स्रोत समाजशास्त्र भी है, संपूर्ण शिक्षा शास्त्र भी है और दर्शन शास्त्र भी है। तो उपयुक्त सभी जो हो जाएंगे वो उद्देश्य के स्रोत होंगे, ठीक है। अगले प्रश्न में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, प्राप्य उद्देश्य से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो ये नहीं गलती करनी है आपको कि आप नई वर्ड, पूरा क्वेश्चन सही से पढ़ना है, ठीक है। एग्जाम टाइम पे जल्दी हड़बड़ाहट में नहीं करना है। क्वेश्चन सारे इजी होंगे, सब कर लोगे आप लोग, बस बार बार आप वीडियोस को देख लो, क्वेश्चन को पढ़ लो, तो बार बार यदि आप पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। प्राप्य उद्देश्य से संबंधित नहीं है। प्राप्य उद्देश्य जो होते हैं वो कैसे होते हैं, निश्चित होते हैं, ठीक है। निश्चित और स्पष्ट होते हैं, इनकी अवधि अल्पकालीन होती है, बोला ना संकुचित होते हैं ना प्राप्त उद्देश्य, हम लोगों ने पहले पढ़ा। तो अल्पकालीन होगी इनकी अवधि। ये अस्पष्ट एवं अनिश्चित होते। देखो हम देखते हैं कि ये दोनों जो हैं फर्स्ट एंड एक ऑप्शन ए और सी जो हैं ये एक दूसरे के विपरीत दे रखे हैं, है ना। निश्चित, अनिश्चित, स्पष्ट, अस्पष्ट। तो इन दोनों में ही कोई आपका गलत होगा। ऐसे पता कर लेना कि अगर कोई दो अपोजिट दे रखे हैं ना आपके ऑप्शन, तो इनसे ही आपका कोई गलत होगा। तो हमें याद रखना है कि जो प्राप्य उद्देश्य होते हैं वो कैसे होते हैं, निश्चित और स्पष्ट होते हैं, ये तो सही है। तो ये आपका जो है ये इससे संबंधित नहीं है, अस्पष्ट और अनिश्चित नहीं होते, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए 7 नंबर क्या दे रखा है, उद्देश्य से संबंधित नहीं है। अब उद्देश्य से क्या संबंधित नहीं है, उद्देश्य जो हमारा होता है अवधि इसकी दीर्घकालीन भी हो सकती है, इनका संबंध शिक्षा से, उद्देश्य शिक्षा से संबंधित है। अस्पष्ट और अनिश्चित। अब उद्देश्य पहले से तो पता नहीं होता है ना, वैसे हम लोग निर्धारित कर लेते हैं। तो ये निश्चित और स्पष्ट जो है ना ये सही हो जाएगा इसके लिए, ये उद्देश्य संबंधित नहीं है। चलिए 8वें नंबर में आते हैं। तो ज्ञानात्मक पक्ष के जो प्राप्य उद्देश्यों का वर्गीकरण है वो किसने किया है। तो
तो ज्ञानात्मक पक्ष का किसने किया है? ब्लूम ने किया है। 3 पक्ष हम लोग पढ़ेंगे, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, ठीक है। तो इस सीरीज में पढ़िएगा ज्ञान, फिर भाव, फिर क्रिया, है ना। पहले ज्ञान आएगा, फिर भाव जागृत, फिर क्रिया। इसी हिसाब से हम सन भी याद करेंगे। तो ज्ञानात्मक पक्ष का जो प्राप्य उद्देश्य है, इनका वर्गीकरण किसने किया? ब्लूम ने किया, ठीक है। अगला प्रश्न देखो जरा भाई, भावात्मक पक्ष जो है ना, इसके प्राप्य उद्देश्यों का वर्गीकरण किया है किसने? करथवाल ने। करथवाल जो है उन्होंने भावात्मक का किया। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, क्रियात्मक पक्ष। तो क्रियात्मक पक्ष के प्राप्य उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने किया है? सिम्पसन ने किया है। तो हम लोगों ने 3 पक्ष पढ़े, कौन कौन से पढ़े? सबसे पहले आपने ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। तो ज्ञानात्मक के ब्लूम हो गए, भावात्मक के करथवाल और क्रियात्मक के कौन हो गए? सिम्पसन, ठीक है। तीनों को एक साथ ही याद करना, नहीं तो कंफ्यूजन हो सकती है, ठीक। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं, 11वें नंबर में। निम्न पद भावात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है। जो भावात्मक पक्ष से कौन सा संबंधित नहीं है, ये पूछा गया है। तो ज्ञान जो है वो भावात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है आपका। अगले प्रश्न में आते हैं, 12वें नंबर में। तो निम्न पद ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है। अब कौन सा है जो ज्ञानात्मक से संबंधित नहीं है? अब ज्ञानात्मक से समायोजन नहीं संबंधित। देखो ज्ञानात्मक पक्ष में ज्ञान भी होगा, बोध भी करेंगे हम लोग और विश्लेषण भी करेंगे, तभी तो सब पूरा ज्ञान आएगा ना। तो समायोजन जो है वो ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है। अगले प्रश्न में आते हैं, 14वें नंबर में। तो ज्ञानात्मक उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने का श्रेय किसको जाता है? देखो ज्ञानात्मक उद्देश्य जो हैं वो किसने दिए? करथवाल ने दिए, ये पढ़ा था ना हम लोगों ने। लेकिन इसको व्यवहारिक रूप में किसने इसका उद्देश्यों को किया है, व्यवहारिक रूप में परिवर्तन? तो वो रॉबर्ट मेगर को जाता है इसका श्रेय, ठीक है, रॉबर्ट मेगर को। तो ये कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा आपको कोरिलेट कर लेना है कि व्यवहारिक रूप पूछ रहा है कि ज्ञानात्मक उद्देश्य किसने दिए पूछ रहा है, ये चीज़। अगला प्रश्न देखते हैं, 14 नंबर। उद्देश्यों का वर्गीकरण किस रूप में होता है? तो उद्देश्यों का वर्गीकरण किस रूप में होता है? श्रृंखलाबद्ध, सूचीबद्ध, क्रमबद्ध या नन? तो उद्देश्य इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। तो उद्देश्यों का जो वर्गीकरण है वो एक क्रमबद्ध तरीके से किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में आते हैं, 15 नंबर में। RCEM जो आपकी है ना, RCEM एक प्रणाली है। तो RCEM प्रणाली द्वारा सभी उद्देश्यों को कितनी मानसिक क्रियाओं में प्रस्तुत किया गया है? तो इसके लिए आपको 17 मानसिक क्रियाएं दी गई हैं। सभी उद्देश्यों की कितनी मानसिक क्रियाएं? 17। किसकी? RCEM प्रणाली के द्वारा 17 मानसिक क्रियाओं में प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। कितनी? 17 मानसिक क्रियाओं में। अगले प्रश्न में आते हैं, 16 नंबर में। उद्देश्य किसके योग से बना है? तो उद्देश्य जो है उत, धन, उत और दिशा दोनों के योग से बना हुआ है, ठीक है। तो बोध हो जाएगा इसमें। अगले प्रश्न में आते हैं हम लोग, 17वें नंबर में। उद्देश्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है भाई? उद्देश्य का शाब्दिक अर्थ होता है उच्च दिशा दिखाना, है ना। हम लोग पहले से कहेंगे उद्देश्य निर्धारित करो, या कुछ लोग बताते हैं ना, तो उच्च दिशा दिखाना ही आपका उद्देश्य का शाब्दिक अर्थ होगा, शब्द का अर्थ उद्देश्य शब्द का। अगले प्रश्न में आते हैं, क्रियात्मक प्राप्य उद्देश्यों का वर्गीकरण सिम्पसन ने किया था ना। तो कब किया था? 1969 में। हम लोगों ने 3 पक्ष पढ़े, तीनों इम्पॉर्टेंट हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, ठीक है। तो क्रियात्मक कब आया? 1969 में। हमने इसलिए बोला था कि आपको ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक को एक साथ इसलिए लेना है कि इनका सन भी इसी तरीके से, देखिए ये 1969 में है, आगे हम लोग देखेंगे भी। फिर NCERT ने ज्ञानात्मक पक्षों में 6 वर्गों में स्थान पर कितने वर्गों को ही प्रयुक्त किया? तो जो NCERT है उसने ज्ञानात्मक पक्षों में 6 वर्गों की जगह उसने सिर्फ 4 वर्गों को ही प्रयुक्त किया है। किसने? NCERT ने केवल 4 वर्ग प्रयोग किए हैं। अगले प्रश्न में आते हैं, 20 नंबर में। अदा के अंतर्गत बालक को अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तनों का निर्धारण किया जाता है। तो अदा में क्या होता है? जो बालक है ना उसके अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन का निर्धारण किया जाता है, उसे हम कहते क्या हैं?
उसी को हम ईवीओज कहते हैं, ठीक है। और अगला प्रश्न देखते हैं। प्रदा में बालकों के वास्तविक व्यवहारगत परिवर्तन नीत होते, इन्हें क्या कहते हैं? अदाई। तो ये हम लोग वर्ड देखेंगे जब आप लोग बनाएंगे ना माइक्रो प्लान वगैरह, तो टीचर्स बताते हैं। तो प्रदा में बालकों के जो वास्तविक व्यवहारगत परिवर्तन होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? RLOs कहते हैं, RLO, ठीक। अब हम लोग इन दोनों क्वेश्चन को कैसे याद रखें? ऐसा कर सकते हैं, जो अदा है, ठीक है, अदा और प्रदा इन दोनों से जुड़ा हुआ है। अदा EVOs से जुड़ा हुआ है और प्रदा किससे? RLOs से। अदा को ऐसे याद करेंगे, कैसे इससे जुड़ सकता है? आ जो होता है वो पहले आता है ना, और EV पहले आता है आपका एज अ अल्फ़ाबेट, और ये आपका तो आ पहले आता है इसलिए EVOs होगा। EV आपका 5वें नंबर में आता है ना। और प्रदा में देखो P आपका बाद में आता है, R भी आपका बाद में आता है, इसलिए प्रदा में आपका RLOs हो जाएगा। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, अपनी ट्रिक खुद ही बना सकते हैं कि कैसे आपको याद रखना है, और बार बार क्वेश्चन को देखकर भी हम लोग कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बाईस नंबर। तो ज्ञानात्मक बच्चे के जो प्राप्य उद्देश्य होते हैं इनका वर्गीकरण कब किया गया? 1954 में। हमने आपसे कहा था कि आपको तीनों साथ में याद करने हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। तो ज्ञानात्मक पक्ष पहले रख रहे हैं ना हम लोग, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। तो ज्ञानात्मक आ रहा है 1954 में। इसके पहले अभी हम लोगों ने देखा था कौन सा? क्रियात्मक, वो आया था 1969 में। और जो भावात्मक होता है वो 1964 में आता है। इसलिए तीनों को एक साथ याद करेंगे, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। तो इनका सन भी आपको याद रहेगा, 54 पहले आएगा, फिर 69, फिर 64, फिर 69। ये उसका है आपका क्रियात्मक का, ठीक है ना। तो ये किसका है आपका? ज्ञानात्मक, भावात्मक और ये क्रियात्मक का है। तो इस तरीके से याद करना है। चलिए अभी हम लोग दो क्वेश्चन तो देख चुके हैं कि क्रियात्मक पक्ष 1969 में, भावात्मक पक्ष 1954 में। क्रियात्मक का भी भावात्मक का नहीं आया अभी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भावात्मक उद्देश्य में वे उद्देश्य होते हैं जो संबंधित होते हैं। तो भावात्मक उद्देश्य में वो संबंधित होते हैं किससे? प्रशंसा से, ठीक है, प्रशंसा से जुड़े होते हैं भावात्मक उद्देश्य। अगले प्रश्न में आते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आ गया ना फिर से, भावात्मक पक्ष के प्राप्त उद्देश्यों का वर्गीकरण कब किया गया? तो सन का कंफ्यूजन ना हो तो सबको हमें साथ में ही याद करना है। देखिए 1964 आया, सबसे पहले क्या आता है? ज्ञानात्मक, और ज्ञानात्मक जो आता है उसके लिए 1954, फिर आया भावात्मक 1964, फिर कौन सा आया आपका? क्रियात्मक, और क्रियात्मक 1969। तो तीनों को एक साथ याद करेंगे और तीनों सन भी आपकी सीरीज में याद हो जाएंगे। तो भावात्मक पक्ष 1964 में आया, ज्ञानात्मक 1954 में और क्रियात्मक 1969 में। अगले प्रश्न में आते हैं और ये लास्ट प्रश्न है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, तो ठीक है। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मेगर ने अपने वर्गीकरण में किसको अधिक महत्व दिया? तो मेगर जो एक मेगर थे जो आपके एक ये मैथ्स के ही हैं आपके, तो इन्होंने किसका वर्गीकरण किया है? इन्होंने उत्पादन का वर्गीकरण किया है। मेगर ने किसका वर्गीकरण किया? उत्पादन का वर्गीकरण किया। तो ये आपकी तीसरी क्लास थी, कैसी लगी बताइए और लाइक करिए अगर अच्छी लगे, ठीक है। और आपका एग्ज़ाम तो आ ही गया है, तो आप वीडियो की देखकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चंस की, और बार बार क्वेश्चन देखेंगे तो आपकी प्रैक्टिस ही होगी, अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगा। थैंक यू।